स्टूडेंट स्वागत है आपका आज के लेक्चर में। मैं क्विकली आप लोगों के लिए थोड़ा सा रिवीजन करवा लूं। हमने प्रीवियस लेक्चर में क्या किया था। हमारे प्रीवियस लेक्चर में हमने आप लोगों के लिए पार्ट 2 का वहां पर पहला चैप्टर जो है पार्टीशन वैल्यूज, ये स्टार्ट किया था सिखाना। पार्टीशन वैल्यूज के लिए वहां पर मैंने एज अ बेस आप लोगों के लिए जो 10th में आपने मीडियन का पार्ट स्टडी किया था वो मैं डिस्कस कर रहा था, और उसमें से मेरे 2 पार्ट हुए थे। मतलब हमारा मीडियन का जो कैलकुलेशन है उसमें से 2 पार्ट मैंने कंप्लीट किए थे। मैंने आपको याद दिलाया था मीडियन का जो भी कैलकुलेशन है या कोई भी किसी भी तरह का स्टैटिस्टिकल कैलकुलेशन है, हम डेटा को कितने अलग अलग पार्ट में डिवाइड करते हैं। तो डेटा के हम 3 पार्ट करते हैं स्टूडेंट्स। पहला पार्ट इंडिविजुअल ऑब्जर्वेशंस, दूसरा अनग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, और तीसरा ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। तो ये जो पहले 2 पार्ट थे मीडियन के कैलकुलेशन के, ये मेरे प्रीवियस लेक्चर में मैंने आपके लिए कंप्लीट करके दिए हुए हैं। आज मैं अभी उसके आगे का पार्ट करवा रहा हूं। ये पार्ट है मीडियन का ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन का जो कैलकुलेशन होता है वो पार्ट। ठीक है, ये सब बेसिक पार्ट चल रहा है स्टूडेंट्स। अभी तक मैंने 11th का जो हमारा पार्टीशन वैल्यूज का टॉपिक है ये हमने शुरू नहीं किया हुआ। मैं जस्ट एक बेसिक आपको वापस याद दिलाने की कोशिश कर रहा हूं, और फिर हम तुरंत इसके बाद शुरू करेंगे। मतलब इस एग्जाम्पल के बाद जो मैंने अभी तीसरा पार्ट बताना है उसके बाद हम शुरू करेंगे पार्टीशन वैल्यूज। ठीक है, आई होप आप लोगों ने वहां पर इसके लिए अलग से एक रजिस्टर लगा लिया होगा, और मेरा जो प्रीवियस लेक्चर है उसका जो भी फॉर्मूले कैलकुलेशन वो आपने लिख के रखा होगा, ये भी आपको वहां पर उसी में कंटिन्यू करना है स्टूडेंट्स। और एक आदत लगा लो कि जैसे जैसे यहां पर हम पढ़ाना शुरू करेंगे, जिस तरह से मैं बताऊंगा एक्सप्लेन करूंगा, जो जो फॉर्मूले या जो जो इंपॉर्टेंट पार्ट है जो लिखना है वो तुरंत लिखते जाना। वीडियो को पॉज कर लो, लिखते जाओ, कैलकुलेशन का पार्ट कंप्लीट करो। इस तरह का आपको एक आदत लगानी पड़ेगी, क्योंकि यहां पर ये पूरा पार्ट ऑनलाइन होने जा रहा है। आप लोगों को ये ऑनलाइन हम करवा रहे हैं। ठीक है, ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन का कैलकुलेशन। ओके, पहले स्टेप समझ लेते हैं। अगर मुझे मीडियन तैयार करना है, ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन है, तो सबसे पहले हम यहां पर उस डेटा को, मतलब जो क्लासेस होंगे, ग्रुप का मतलब होता है क्लासेस, उन वैल्यूज को हम असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करते हैं। तो हमारी पहली स्टेप है अरेंज गिवन डेटा इन असेंडिंग ऑर्डर ऑफ वैल्यूज ऑफ द वेरिएबल। ठीक है, सेकेंड स्टेप आएगी उसकी सीएफ तैयार करो, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी तैयार करो। ठीक है, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का मतलब आपको मालूम है, हमने कल के एग्जांपल में भी करवाया था। फ्रीक्वेंसी की पहले नंबर से आखिरी के नंबर तक एडिशन करते जाते हैं, लेस देन टाइप की क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी बनाते हैं। उसके बाद टोटल फ्रीक्वेंसी को मैंने यहां पे नाम देना है कैपिटल एन, और मीडियन के लिए मैंने तैयार करना है n/2। मीडियन है इसलिए हम तैयार करेंगे कैपिटल n/2। फिर हम आइडेंटिफाई करेंगे कि कैपिटल n/2 ये जो नंबर आया है, ये नंबर क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसीज में कौन से 2 वैल्यूज के बीच में आता है। वो नंबर n/2 जो भी आएगा वो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसीज में कौन से 2 वैल्यूज के बीच में आता है, उसमें से जो ग्रेटर वैल्यू होगी, बड़ी वैल्यू होगी, उसके सामने का क्लास, उसे हम नाम देंगे मीडियन क्लास। यानी हम पहले वो क्लास आइडेंटिफाई करेंगे जिसमें n/2 नंबर का CF आएगा, और उस क्लास को हम नाम देंगे मीडियन क्लास। उसे मैंने यहां पे नाम देना है मीडियन क्लास। ठीक है, ये आपके लिए हाईलाइट करके बता रहा हूं मैं। अब नेक्स्ट, एक बार मीडियन क्लास डिसाइड हो जाए, फिर हम मुझे फॉर्मूले में लगने वाली चीजों में से पहली है L, कैपिटल L, उसके बाद F, CF, H, ये सब वैल्यूज तैयार करनी है। मीनिंग समझ लो, बहुत अच्छा से क्लियर करना। कैपिटल L क्या है? कैपिटल L है लोअर क्लास बाउंड्री ऑफ मीडियन क्लास। मीडियन क्लास के लिए जो लोअर क्लास बाउंड्री है वो। ठीक है, अब यहां पर अगर आपको ये वर्ड याद नहीं है या फिर क्लिक नहीं हो रहा तो मैं क्लियर कर दूं। लोअर क्लास बाउंड्री का मतलब होता है जो भी हमारा मीडियन क्लास है उसका वहां पर लोअर लिमिट, और मीडियन क्लास से पहले वाले क्लास का, मीडियन क्लास से जस्ट ऊपर वाले क्लास का जो अपर लिमिट है उसका हम एवरेज लेते हैं, और उसे नाम दिया जाता है L, लोअर क्लास बाउंड्री। ठीक है, अगर दोनों नंबर सेम है, जैसे अगर सपोज 0 to 10, 10 to 20 ऐसा है, तो 10 अगर है तो दोनों जगह 10 है तो 10 + 10/2 आ जाएगा। लेकिन अगर वो वहां पर डिसकंटिन्यूअस क्लासेस होंगे तो उसके हिसाब से फिर आपको L का कैलकुलेशन करना पड़ता है, इसके लिए मैंने ये बताया। ठीक है, नेक्स्ट F क्या है? F इज फ्रीक्वेंसी ऑफ मीडियन क्लास। F आता है मीडियन क्लास की खुद की फ्रीक्वेंसी। CF फ्रीक्वेंसी ऑफ, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ क्लास प्रीवियस टू मीडियन क्लास, मीडियन क्लास के पहले वाले क्लास की क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। ठीक है,
उसके बाद h क्लास विड्थ ऑफ मीडियन क्लास। क्लास विड्थ कैसे डिसाइड करते हैं ये भी मैं डिस्कस करूंगा, अच्छे से समझना। अगर आपको ये कंसेप्ट, ये टर्म्स कुछ नहीं याद या फिर नया पार्ट लग रहा होगा, कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, आप लोगों के लिए मैं एक्सप्लेन कर ही रहा हूं, ठीक है। सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, तो यहां पर आपको ये फॉर्मूला अप्लाई करना है, आपके सामने फॉर्मूला दिया हुआ है स्टूडेंट्स, यहां पर ये फॉर्मूला अप्लाई करना है। मीडियन इज L प्लस H अपॉन F ब्रैकेट में n/2 माइनस CF, ये फॉर्मूला हम अप्लाई करेंगे। H अपॉन F ब्रैकेट में कैपिटल n/2 माइनस CF, ठीक है। अब एक एग्जांपल सॉल्व करके बताते हैं। एक क्वेश्चन दिया हुआ है जिसमें एज इन ईयर्स का डेटा है, क्लासेस दिए हैं 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, इस तरह से अप टू 50 to 60। फ्रीक्वेंसी दी गई है, नंबर ऑफ पर्संस हैं 3, 7, 12, 18, 14, 17। सबसे पहला आइडेंटिफिकेशन, क्या यहां पर ये नंबर्स असेंडिंग ऑर्डर में ऑलरेडी हैं? यस, ये ऑलरेडी असेंडिंग ऑर्डर में है, चिंता करने की जरूरत नहीं है। तो इसका मतलब ये डायरेक्ट मुझे लेते आएंगे। तो मैंने डायरेक्ट क्लासेस ले लिए, वहां पर फ्रीक्वेंसी लिख दी, CF तैयार किया, इंपॉर्टेंट CF तैयार किया। CF कैसे तैयार करेंगे? पहली फ्रीक्वेंसी एज इट इज, फिर 3 और 7 की एडिशन, 3 + 7 10, 10 और 12 की एडिशन 22, 22 और 18 की एडिशन 40, 40 और 14 की एडिशन 54, 54 और 17 की एडिशन 71। इस तरह से ये सब मैंने वहां पे तैयार कर लिया, ठीक है। यहां पर हमने CF तैयार कर लिया, ओके। अब सबसे पहले यहां पर कैपिटल N क्या है? कैपिटल N का मतलब होता है टोटल फ्रीक्वेंसी। टोटल फ्रीक्वेंसी कितनी है? 71, ओके। मीडियन के लिए क्या तैयार करना पड़ेगा? n/2। मीडियन के लिए मुझे तैयार करना है n/2, ठीक है। आपको अच्छे से लिख के बताता हूं, देखो यहां पे n की वैल्यू है 71, मीडियन के लिए मुझे तैयार करना है n/2, 71/2, 71/2 आता है 35.5। ये जो नंबर है ये क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में कौन से दो वैल्यूज के बीच में है? ये CF जो है, ये CF में 35.5, ये इन दोनों के बीच में आता है। देखो 35.5 लाइज बिटवीन 22 एंड 40। तो उसमें जो बड़ा नंबर है 40, उसके सामने का क्लास, इस क्लास को मैं नाम दूंगा यहां पर मीडियन क्लास। तो हमारा मीडियन क्लास आ जाएगा 30 to 40, ठीक है। मीडियन क्लास आ गया 30 to 40। इस मीडियन क्लास में वहां पर अब यहां से मुझे सब वैल्यूज बनानी है, जिनमें L आएगा, जिनमें वहां पर हम डिसाइड करेंगे L क्या होता है, और बाकी सब जो पॉइंट्स आते हैं वो अच्छे से समझते हैं एक एक करके। यहां पर L कैसे बनाएंगे? तो मैंने अभी एक्सप्लेन किया था स्टूडेंट्स, L के लिए L होता है मीडियन क्लास का लोअर लिमिट और मीडियन क्लास के पहले वाले क्लास का अपर लिमिट, इनका एवरेज, यानी L आएगा यहां पर 30 + 30 डिवाइडेड बाय 2, ऑब्वियसली 30 आने वाला है, ठीक है। उसके बाद यहां पर मीडियन क्लास के लिए जो मुझे L तैयार करना था वो तो तैयार हो गया, ठीक है। F का मतलब क्या होता है? F का मतलब है मीडियन क्लास की खुद की फ्रीक्वेंसी। CF का मतलब है मीडियन क्लास के पहले वाले क्लास की फ्रीक्वेंसी। और H का मतलब क्या है? H है विड्थ। मेरा मीडियन क्लास यहां पे है 30 to 40, तो इसकी विड्थ कैसे डिसाइड करना? तो इसके विड्थ के लिए ये टेक्निक आपको अप्लाई करनी है स्टूडेंट्स, याद रखना। इसके विड्थ के लिए जो हम टेक्निक अप्लाई करेंगे वो है, यहां पर हम डिफरेंस लेंगे दोनों कॉन्सेक्यूटिव लोअर क्लास लिमिट्स के बीच का, 20 और 30 के बीच का डिफरेंस कितना आएगा? 10। तो यहां पे H की वैल्यू 10 आ गई। ये सभी मैंने डिस्कशन आपके लिए लिख के भी दिया हुआ, फिर से एक बार देखो जरा अच्छे से समझ लो। कैपिटल N कितना है? कैपिटल N है 71, n/2 35.5 आ गया। मीडियन क्लास डिसाइड किया, L की वैल्यू तैयार की, F तैयार किया, CF और H ये सब तैयार कर लिया, ठीक है। अब ये सब तैयार करके हमने ये वैल्यू यहां पे पुटअप कर देनी है। यहां पर हमने ये वैल्यू पुटअप की, मतलब फॉर्मूला लिखा, मीडियन इज इक्वल टू L प्लस H अपॉन F ब्रैकेट में n/2 माइनस CF, L की वैल्यू 30, H की वैल्यू 10, F की वैल्यू 18, n/2 35.5, CF की वैल्यू 22। सब वैल्यूज पुटअप कर दी। 35.5 में से 22 माइनस किया, 13.5 इंटू 5/9, 10/18 को 5/9 लिख दिया, सिंप्लीफाई कर लिया। 13.5 इंटू 5 67.5 अपॉन 9, 9 से डिवाइड करके 7.5 ऐड करके फाइनल आंसर आ गया
वहां पे 37.5 ये आ गया मीडियन। यूनिट आएगा ईयर्स, क्योंकि डेटा ईयर्स में दिया था। ठीक है, ये मेरा अब तक का जो बेसिक पार्ट चल रहा था, मतलब जो आपके लिए मैंने 10th तक आपने जो पोजिशनल एवरेज में से मीडियन स्टडी किया था वो मैंने डिस्कस किया, क्योंकि मुझे ये यहां पर पोजिशनल एवरेज की बात करनी है इस चैप्टर में। तो मेन कंसेप्ट की तरफ चलते हैं अब स्टूडेंट्स। हमारी मेन कंसेप्ट है इस चैप्टर की पार्टीशन वैल्यूज। व्हाट इज अ पार्टीशन वैल्यू? एक पार्टीशन वैल्यू का मतलब क्या होता है? नाम ही बताता है स्टूडेंट्स, यहां पर नाम है पार्टीशन। पार्टीशन मतलब डिवाइड करने वाला। मतलब अगर मैं किसी डेटा को डिवाइड करता हूं किसी स्पेसिफिक नंबर ऑफ इक्वल पार्ट्स में, तो वो जो इक्वल पार्ट में डिवाइड करने वाली वैल्यूज आएंगी उन्हें हम नाम देंगे पार्टीशन वैल्यूज। जैसे एक जस्ट समझ में आने के लिए, अगर मैंने पूरे डेटा के 2 इक्वल पार्ट करने हैं, सपोज मैंने पूरा डेटा जो है वो इस तरह से रिप्रेजेंट किया और मुझे उसके 2 एग्जैक्ट इक्वल पार्ट करने हैं, तो ये जो इक्वल पार्ट करने वाला नंबर है इसे हम एक्चुअली नाम दे चुके हैं, इसे नाम देते हैं मीडियन। मीडियन होता है मिडल मोस्ट। तो मीडियन कितने पार्ट में डिवाइड करता है? 2 पार्ट में। तो इसी तरह से अगर मैं 2 की जगह ज्यादा पार्ट लेता हूं, 3 पार्ट करता हूं, 4 पार्ट करता हूं, तो उसके लिए जो नंबर्स आएंगे उन नंबर्स को नाम देना है पार्टीशन वैल्यू। जिसे हम नाम देते हैं वहां पर पार्टीशन वैल्यू। ठीक है, तो पहले समझ लो, इफ ऑब्जर्वेशंस इन अ डेटा आर अरेंज्ड इन असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर। थ्योरेटिकल डेफिनेशन में डिसेंडिंग भी है स्टूडेंट्स, लेकिन प्रैक्टिकली हम डिसेंडिंग कभी करते नहीं है, हम हमेशा असेंडिंग ऑर्डर में ही अरेंज करेंगे। असेंडिंग ऑर्डर ऑफ देयर मैग्नीट्यूड्स एंड दे आर डिवाइडेड इनटू, मतलब डेटा इज डिवाइडेड इनटू n इक्वल पार्ट्स। डेटा को मैंने n इक्वल पार्ट में डिवाइड किया, जहां पे n ये नंबर होगा 2, 3, 4 ऐसा कुछ भी हो सकता है। तो वो जो डिवाइड करने वाले जो नंबर्स हैं, देन ऑब्जर्वेशंस विच लाई एट पार्टीशनिंग पोजीशन। पार्टीशनिंग पोजीशन का मतलब है जो उस पोजीशन पे है, पार्टीशन करने वाले पोजीशन पे है, उसे नाम दिया जाता है पार्टीशन वैल्यूज। उन्हें नाम दिया गया पार्टीशन वैल्यूज। पार्टीशन वैल्यूज का मतलब है उस नंबर को हमने नाम दिया है। जैसे मीडियन एक पार्टीशन वैल्यू है, क्योंकि वो पूरे डेटा को 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड करती है। ठीक है, तो ऐसे ही कुछ पार्टीशन वैल्यूज हमें इस चैप्टर में स्टडी करनी है। अच्छा सर, मैं 2 की जगह 3 पार्ट में डिवाइड कर दूं या कितने पार्ट में डिवाइड करना, ये मेरे ऊपर है क्या? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। आपको ये डिसाइड करना नहीं है, ये आपके स्टडी में ऑलरेडी दिया हुआ है। हम डेटा को समझने के लिए वहां पर डेटा के या तो 2 पार्ट करते हैं यानी मीडियन, या फिर डेटा के हम 4 पार्ट करते हैं जिसे आगे चल के हम सीखने वाले हैं क्वार्टाइल्स कहा जाता है, या डेटा के हम 10 पार्ट्स करते हैं जिसे डेसाइल कहा जाता है, या डेटा के हम 100 पार्ट करते हैं जिसे परसेंटाइल कहा जाता है। तो ये जो पार्ट करने हैं, कितने पार्ट करने हैं, ये आपके ऊपर नहीं है स्टूडेंट्स, ये आपको वहां पे दिया जाता है और उतने ही पार्ट आपको करने हैं, उसी तरह से ये सॉल्व करना है। ठीक है, तो अब इसमें वापस एक बार स्टडी कर लेते हैं क्या क्या है हमारे स्टडी में। क्वार्टाइल्स, डेसाइल्स एंड परसेंटाइल्स, 3 चीजें हमें स्टडी करनी है। ठीक है, तो उसमें से मैं एक एक करके पार्ट करवाने जा रहा हूं। पहला पार्ट क्वार्टाइल्स, नाम ही बताता है। देखो देखो स्टूडेंट्स, आपको ये वहां पर वर्ड से ही आइडेंटिफाई करके मिल जाता है। क्वार्ट, अगर आपका ध्यान है अच्छे से, क्वार्ट, क्वार्ट का मतलब होता है 4 पार्ट करना। ठीक है, आप लोगों को ये वर्ड कहीं कभी ना कभी आपने डेफिनेटली सुना होगा। एक होता है बाय, यानी 2 पार्ट करना, ट्राई 3 पार्ट करना, क्वार्ट यानी 4 पार्ट आता है, पेंटा बोलते हैं हम 5 पार्ट, उस तरह से ही है। तो यहां पे हम यूज करें क्वार्ट। ठीक है, क्वार्टाइल्स, क्वार्टाइल्स 4 पार्ट में डिवाइड करने वाले। ठीक है, वैसे भी वहां पर आप लोगों को अगर डेटा को 4 इक्वल पार्ट में डिवाइड करना है तो कितने नंबर लगेंगे? 4 नहीं लगते, हाँ 4 नहीं लगेंगे, 3 ही नंबर लगने वाले हैं। देखते हैं जरा, देखो अगर मैंने डेटा को 4 पार्ट में डिवाइड करना है, आपके लिए मैंने एक डायग्राम दी हुई, देखो यहां पर मैंने डेटा को असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर लिया, इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज कर लिया। ठीक है, इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करने के बाद यहां पर डेटा शुरू हुआ, मतलब ये जो नंबर है यहां पे डेटा 0% है और यहां पे डेटा पूरा हो गया 100% है। ठीक है, मुझे इस डेटा के 4 इक्वल पार्ट करने हैं, तो 4 इक्वल पार्ट करने वाले 3 ही नंबर आएंगे, और वो जो 3 नंबर हैं उनकी पोजीशन क्या रहेगी? तो देखो मिडल में जो आता है वो 50% वाला रहेगा। अब मैंने पहले हाफ का और हाफ कर लिया,
तो वो 25% पे आएगा, और सेकंड हाफ का हाफ कर लिया तो वो 75% आएगा। तो ये जो 3 नंबर बने, कौन से 3 नंबर? जहां पे 25% डेटा कंप्लीट हुआ, जहां पे 50% कंप्लीट हुआ, जहां पे 75% कंप्लीट हुआ, उससे हम नाम देते हैं क्वार्टाइल्स। ये जो 3 नंबर हैं इन्हें नाम देते हैं क्वार्टाइल्स। तो बेसिकली क्वार्टाइल्स है क्या? क्वार्टाइल्स डिवाइड करते हैं पूरे डेटा के वहां पर 4 इक्वल पार्ट्स में। दे डिवाइड डेटा इनटू 4 इक्वल पार्ट्स। समझते हैं, मैंने अभी डिफिनेशन नहीं बताई थी, समझते हैं अच्छे से। क्वार्टाइल्स का जो मतलब है, क्वार्टाइल्स का मतलब क्या है? क्वार्टाइल्स डिवाइड डेटा, डिवाइड द ऑब्जर्वेशंस इन 4 इक्वल पार्ट्स। वो 4 इक्वल पार्ट में डिवाइड करेंगे। व्हेन डेटा इज अरेंज्ड, व्हेन अरेंज्ड इन असेंडिंग ऑर्डर, अगर मैंने उनको इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज कर लिया तो उस सिचुएशन में वहां पर जो 4 पार्ट में डिवाइड करने वाले नंबर्स हैं उन्हें नाम देते हैं क्वार्टाइल्स, और वो डिनोट किए जाते हैं Q1, Q2, Q3। ठीक है, अच्छे से ये समझना, लिख भी लेना। आपको ये आदत करनी पड़ेगी स्टूडेंट्स, बीच बीच में से मैं बताते जाऊंगा, ये इंस्ट्रक्शंस तो देनी है आपको। वहां पर कंसेप्ट समझते समझते उसको लिखना भी है। वीडियो को पॉज करके आपने वो जो पार्ट दिख रहा है स्क्रीन पे वो लिखते जाना है, सो दैट आपके पास ये नोट्स भी कंप्लीट होते जाएं, आपके पास वो पूरा पार्ट तैयार होते जाए। ठीक है, ये डायग्राम भी आपको ड्रॉ करनी है स्टूडेंट्स, ये डायग्राम भी आपको ड्रॉ कर लेनी है, जिसमें एग्जैक्ट समझ में आता है कि Q1 कौन से पोजीशन पे है, 25% पे, Q2 कौन से पोजीशन पे है, 50% पे, Q3 कौन से पोजीशन पे है, 75% पे, और पूरे डेटा के हमने 4 पार्ट करने हैं। ठीक है, Q1, Q2 और Q3। और अच्छे से क्लियर करने के हिसाब से और कुछ पॉइंट्स हैं याद रखने के लिए। देखो आपको मैंने रिमेंबर करके जो पार्ट दिया हुआ वो, इसमें Q1 का मतलब क्या है? Q1 का मतलब हम लेते हैं फर्स्ट क्वार्टाइल और लोअर क्वार्टाइल। Q1 है यहां पर फर्स्ट और लोअर क्वार्टाइल। Q1 के पहले कितना पार्ट आता है? 25%, और Q1 के बाद कितना आएगा? 75%। ऑब्वियस है, अगर Q1 के मैं पहले की बात कर रहा हूं, यानी अगर मैं यहां से लेके यहां तक की बात कर रहा हूं तो ये 25% है, और यहां से लेके तो लास्ट तक ये कितना आएगा? 75%। तो यहां पर Q1 क्या रिप्रेजेंट करता है? जहां पे 25% डेटा पूरा होता है वो नंबर। ठीक है, और इसलिए Q1 आएगा फर्स्ट क्वार्टाइल और लोअर क्वार्टाइल। ओके, Q2 क्या है? Q2 है सेकंड क्वार्टाइल और मिडल क्वार्टाइल और मीडियन। हाँ, Q2 तो हमने ऑलरेडी स्टडी कर लिया है। Q2 है सेकंड और मिडल क्वार्टाइल, इसे एक और नाम दे सकते हैं मीडियन। ठीक है, और Q2 ऐसा है कि जिसके पहले भी 50% है, बाद में भी 50% है। Q2 मिडल में है तो उसके दोनों तरफ एग्जैक्ट 50% ऑब्जर्वेशंस आएंगे। ठीक है, नेक्स्ट Q3 क्या है? Q3 जो 75% पे आता है उसे नाम देते हैं थर्ड क्वार्टाइल और अपर क्वार्टाइल। थर्ड और अपर क्वार्टाइल, तो ये नाम याद रखने पड़ेंगे। लोअर क्वार्टाइल मतलब Q1, मिडिल क्वार्टाइल मतलब Q2, अपर क्वार्टाइल मतलब Q3। Q3 है जिसके पहले डेटा आएगा 75%। Q3 है जिसके पहले यहां पे डेटा आएगा 75%। अगर मैं ये मार्क करके बताऊं, देखो यहां से लेके तो Q3 तक का जो पार्ट है ये है 75%, और Q3 के आगे कितना बचेगा? ओनली 25%। Q3 के आगे रहेगा 25%। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है, अच्छे से ये समझते जाओ, लिखते भी जाना है। आप लोगों के लिए बीच बीच में से मैं बताते जा रहा हूं, वापस एक बार बोल रहा हूं, अगर किसी भी लेक्चर में कहीं पे भी डाउट लगे तो तुरंत आप मुझे कॉल कर सकते हो। अगर सपोज किसी रीजन से मैं आपका कॉल रिसीव नहीं कर पाया तो आपको कॉल बैक करके वो आपकी डिफिकल्टी क्लियर करनी ही है, स्टूडेंट्स वो करने ही वाले हैं। तो बिल्कुल बिना हिचकिचाहट के, बिना किसी वहां पे सोच के आपने कॉल करना है। अगर कोई डाउट है डेफिनेटली पूछो। ठीक है, अब ये जो क्वार्टाइल्स मैंने अभी एक्सप्लेन किए, फिर ये फाइंड कैसे करेंगे? तो वापस हमारा वही 3 पार्ट वाला कैलकुलेशन आएगा। 3 पार्ट मतलब कौन से? या तो डेटा रहते हैं इंडिविजुअल ऑब्जर्वेशंस, या फिर डेटा होता है जहां पे अनग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन आएगा, या फिर ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। तो मुझे तीनों पार्ट एक एक करके बताने हैं। आपको फॉर्मूले बताने हैं स्टूडेंट्स यहां पर कि क्वार्टाइल्स कैसे फाइंड करते हैं, उसका फॉर्मूला क्या है, तो अच्छे से आपको समझना है। ये तो क्लियर कर लिया कि क्वार्टाइल्स पूरे डेटा के 4 पार्ट करते हैं। ओके, ये तो हमने समझ लिया। अब इसमें अगर मुझे
क्वार्टाइल्स तैयार करने हैं और अनग्रुप पहले इंडिविजुअल ऑब्जर्वेशन की बात करेंगे। अगर इंडिविजुअल ऑब्जर्वेशंस हैं तो हम कैसे सॉल्व करेंगे, किस तरह से तैयार करेंगे, तो ये मेथड आपको बता रहा हूं। देखो प्रोसीजर, सबसे पहले दिए हुए डेटा को असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करो, असेंडिंग में ही अरेंज करना, इंक्रीजिंग ऑर्डर में ही अरेंज करना। फिर आइडेंटिफाई करो कितने ऑब्जर्वेशन है, हम उसको एन नाम देंगे, लेट देयर आर एन ऑब्जर्वेशंस। मीडियन में देखो एन ऑड और इवन के लिए अलग अलग फॉर्मूले थे, यहां पे ऐसा कुछ नहीं है, यहां पे कॉमन फॉर्मूला है, ठीक है। तो पहले वो फॉर्मूला समझ लेते हैं। अगर मुझे आई नंबर का क्वार्टाइल बनाना है, यानी मुझे क्यू आई तैयार करना है, क्यू आई जहां पे आई की वैल्यू क्या रहेगी 1 2 3, क्योंकि Q1 Q2 Q3 तीन क्वार्टाइल होते हैं। तो उसके लिए फॉर्मूला क्या है, तो फॉर्मूला है आई टाइम्स n प्लस 1/4 नंबर का ऑब्जर्वेशन। आई ब्रैकेट में n प्लस 1/4 नंबर का ऑब्जर्वेशन। यहां पे आई की वैल्यू क्या क्या हो सकती है, इट कैन टेक वैल्यू 1 2 और 3। ओके, अगर Q1 बनाना है तो आई की वैल्यू 1 लेंगे, तो मैंने वो लिख के भी बताया हुआ, देखो आपको। अगर Q1 तैयार करना है तो वहां पे वो आएगा 1 से n प्लस 1/4 को मल्टीप्लाई करोगे तो सेम नंबर रहेगा, इसलिए हमने डायरेक्ट लिख दिया n प्लस 1/4 नंबर का ऑब्जर्वेशन। Q2 बनाना है तो 2 टाइम्स n प्लस 1/4 नंबर का ऑब्जर्वेशन, और Q3 बनाना है तो 3 टाइम्स n प्लस 1/4 नंबर का ऑब्जर्वेशन। ये याद रखना, Q1 में 1 से मल्टीप्लाई करना है, Q2 में 2 से, और Q3 में 3 से। n प्लस 1/4 कॉमन है, वो तो हमेशा रहेगा वहां पर, 4 पार्ट करने हैं क्वार्टाइल से, इसलिए। अब इस पे कैलकुलेशंस करवाते हैं स्टूडेंट्स, आपको ये समझ में आना चाहिए कि किस तरह से करना है। इसके लिए मैं 2 एग्जांपल्स करवा रहा हूं, ये भी यहां पे बताते जाना जरूरी है। इन क्वेश्चंस को जब सॉल्व करेंगे ना तो गलती कहां पे होती है, अगर आप में से किसी ने ये क्वेश्चन सॉल्व किया तो वहां पर वो क्या मिस्टेक कर सकता है, तो मिस्टेक जनरली स्टूडेंट्स असेंडिंग ऑर्डर में बनाते समय होती है, बस बाकी अदरवाइज कोई मिस्टेक नहीं होती। इंक्रीजिंग ऑर्डर में जब आप लिखोगे तो उसके लिए मैं मेरी तरफ से वहां पर एक छोटा सा पार्ट बता रहा हूं, अगर अच्छा लगे तो वो अप्लाई करना, नहीं तो आप अपनी मेथड भी अप्लाई कर सकते हो, मुझे कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। सिंपल है, आइडेंटिफाई करते जाओ। जब जैसे पहला क्वेश्चन अभी मैं जो करवा रहा हूं, फाइंड ऑल क्वार्टाइल्स, तीनों क्वार्टाइल्स तैयार करने हैं। ओके, नंबर दिए हुए हैं, बहुत सारे नंबर्स है, 15 नंबर्स दिए हुए हैं, तो पहले तो मैंने काउंट कर लिया कितने नंबर्स हैं, तो यहाँ पे 15 नंबर्स हैं, ये हमने काउंट कर लिया। सेकंड, इनमें सबसे छोटा नंबर कौन सा है, सबसे छोटा नंबर है 1, यहां पे सबसे छोटा नंबर 1 है। तो मैं क्या करूंगा, देखो सिंपल, पहले डेटा लिखते ही मैं पेंसिल से उसको वहां पर मार्क करते जाऊंगा जो मैं लिखते जा रहा हूं असेंडिंग ऑर्डर में। 1 लिख लिया, ओके, पहला नंबर आ गया 1, हमने लिख दिया यहां पर। उसके बाद नेक्स्ट नंबर आता है 2, 2 कितनी बार है चेक कर लेते हैं, 2 है 1, उसके बाद 2 3 4 टाइम्स 2 है, ठीक है, तो 4 बार 2 लिख दिया। उसके बाद अगला हाइयर नंबर है 3, 3 कितनी बार है देख लेते हैं, 1 2 3 4, ये भी 4 बार है। कोई रह गया कि मेरा, अरे हो सॉरी 5 बार है, सॉरी 5 बार है, यही गलती होती है स्टूडेंट्स। आपको वो ध्यान देके कौन सा नंबर कितनी बार रिपीट हुआ है, कैसा है, वो ध्यान देके लिखना है। तो यहाँ पे 3 कितनी बार था, 5 बार, मैंने गलती से देखो 4 बार बोल दिया पहले, तो 4 नहीं है 5 बार है, तो 5 बार लिख लेते हैं। तो हमने वो लिख दिया वहां पर, Q की वैल्यू जो है, मतलब सॉरी जो 3 की वैल्यू थी वो 5 बार रिपीट हुई थी। ओके, अब नेक्स्ट कौन सा नंबर है हाइयर, 4 कितनी बार है चेक कर लेते हैं, 1 2 3, 3 बार है, चलो ठीक है लिख दिया। नेक्स्ट नंबर 5, वो भी कितनी बार है, वह भी वहां पर एक 5 यहां पे है, ओके एक ही बार है सिर्फ। 6 वो भी एक ही बार है, चलो लिख दिया वो भी। तो इस तरह से पहले असेंडिंग ऑर्डर में डेटा को रिप्रेजेंट करना भूलना नहीं, पहले प्रॉपरली असेंडिंग ऑर्डर में रिप्रेजेंट करना ही है। ओके, हो गया। कितना था नंबर, तो इनकी वैल्यू है 15। फिर फॉर्मूला, मुझे तीनों क्वार्टाइल पूछे हैं, क्वेश्चन में दिया है ना, फाइंड ऑल क्वार्टाइल्स, तो Q1 Q2 Q3 तीनों बनाने हैं, तो Q1 का फॉर्मूला लिखा, Q1 का फॉर्मूला n प्लस 1/4 नंबर का ऑब्जर्वेशन, ठीक है। n की वैल्यू कितनी है, n की वैल्यू यहां पर 15, 15 प्लस 1 16, 16/4 4, फोर्थ ऑब्जर्वेशन, यानी मुझे फोर्थ ऑब्जर्वेशन बनाना है, ठीक है। तो फोर्थ ऑब्जर्वेशन काउंट करो, ये दिए हुए डेटा में नहीं करना, जो असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज किया उसमें काउंट करना, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, ओके। फोर्थ ऑब्जर्वेशन है मेरा 2,
तो आंसर आ गया Q1 का 2। ठीक है, ये हो गया Q1। अब Q2, Q2 के लिए भी सेम मेथड, 2 टाइम्स n+1/4 नंबर का ऑब्जर्वेशन। ओके, n की वैल्यू 15, 15 + 1 16, 16/4 4, 4 × 2 8, यानी आंसर आ गया 8th ऑब्जर्वेशन। मुझे तैयार करना है 8th ऑब्जर्वेशन। अब 8th ऑब्जर्वेशन कौन सा है, वापस डेटा की तरफ जाना पड़ेगा। डेटा है जिसमें 8th ऑब्जर्वेशन हमारा रहेगा 4, 5, 6, 7, 8। 8th ऑब्जर्वेशन जो है ये रहेगा यहां पर 3। 8th ऑब्जर्वेशन है 3। ठीक है, तो इसका मतलब Q2 की वैल्यू आ गई, Q2 आ गया हमारे लिए 3। बिल्कुल इसी तरह से फिर हमने Q3 तैयार किया। Q3 का फॉर्मूला 3 टाइम्स n+1/4, n की वैल्यू 15, 15 + 1 16, 16/4 4, 4 × 3 12, आंसर आ गया वहां पर 12th ऑब्जर्वेशन। ठीक है, आप डेटा में चेक कर सकते हो, 12th ऑब्जर्वेशन है वहां पर 4। तो इस तरह से Q3 की वैल्यू भी आ गई। तीनों वैल्यूज तैयार करनी थी। यहां पर असेंडिंग ऑर्डर में पहले अरेंज करना, कैलकुलेशन इजी है स्टूडेंट्स, बहुत टफ ऐसा कैलकुलेशन नहीं है, सिर्फ आपको वो असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज प्रॉपरली करना है, प्रॉपर फॉर्मूला अप्लाई करो और कैलकुलेशन करो। हाँ, अब इसमें थोड़ा सा मैं इसको वहां पर डिफिकल्ट कैसे हो सकता है वो बता रहा हूं। डिफिकल्ट नहीं है, लेकिन ये कैसे डिफिकल्ट हो सकता है वो सेकंड एग्जांपल से समझेंगे। देखो, आप लोगों के लिए कल ही मैंने बताया हुआ है, और डेफिनेटली आप जब सॉल्व करना शुरू कर चुके हो तो आपको भी ये एक्सपीरियंस आना ही है स्टूडेंट्स, कि जो हम कर रहे हैं स्टडी वो डिफिकल्ट नहीं है, कैलकुलेशन वाला पार्ट है, कैलकुलेशन तो करना ही पड़ेगा। ठीक है, फाइंड ऑल क्वार्टाइल्स, वापस एक डेटा दिया हुआ है, पहले आइडेंटिफाई किया कितने नंबर्स हैं, 3 और 3 6 9 10 10 नंबर्स हैं। ओके, इन 10 नंबर्स को मुझे असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। सेम मेथड, सबसे छोटा पहले 36, फिर 38, फिर 51, 63, 64, 68, 70, सब मैंने असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर लिया। ओके, ये असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज हो चुका है। n की वैल्यू कितनी है, 10। Q1 तीनों क्वार्टर निकालने हैं, तो पहले Q1 लिखा। Q1 आएगा 10 + 1/4 नंबर का ऑब्जर्वेशन। 10 + 1 11, 11/4, 11/4 कितना आएगा, 10/4 कितना आता है 2.5, 1/4 0.25, यानी 2.75 नंबर का ऑब्जर्वेशन। 11/4 आएगा 2.75 नंबर का ऑब्जर्वेशन। तो पॉइंट में आ गया। ये तो वही बात हो गई वो हैरी पॉटर वाली, 9.25 नंबर का प्लेटफॉर्म, ऐसे ही कुछ था ना वहां पर, 9.934 प्लेटफॉर्म करके था। तो ऐसा तो कोई प्लेटफॉर्म नंबर होता नहीं है, तो यहां पर भी 2.75 नंबर का मुझे ऑब्जर्वेशन मिलना है। डायरेक्ट मिलेगा क्या, नहीं, तो मुझे उसके लिए क्या करना है वो समझो। थोड़ा सा नया पार्ट, इसमें इंटीजर पार्ट कितना है, 2.75 में पूरा नंबर कितना है, तो 2.75 में पूरा नंबर है 2। ओके, तो मैंने वो अलग लिख दिया, देखो यहां पर 2.75 का इंटीजर पार्ट 2 वो अलग कर दिया। फ्रैक्शनल पार्ट 0.75 वो अलग कर लिया। फिर मैं 0.75 को एक फैक्टर से मल्टीप्लाई करूंगा, और वो फैक्टर रहेगा जो मेरा इंटीजर पार्ट था वो ऑब्जर्वेशन और उसके अगला ऑब्जर्वेशन, इनके बीच का डिफरेंस। वापस एक बार बताता हूं, मेरा इंटीजर पार्ट जो होगा वो ऑब्जर्वेशन और उसके आगे का जो ऑब्जर्वेशन है, नेक्स्ट ऑब्जर्वेशन, इनके बीच का डिफरेंस हम 0.75 को मल्टीप्लाई करेंगे। मतलब सेकंड ऑब्जर्वेशन के आगे का ऑब्जर्वेशन कौन सा आएगा, थर्ड ऑब्जर्वेशन। तो हम थर्ड ऑब्जर्वेशन माइनस सेकंड ऑब्जर्वेशन ये नंबर बनाएंगे, उस नंबर को 0.75 को मल्टीप्लाई करेंगे और वो फैक्टर ऐड किया जाएगा सेकंड ऑब्जर्वेशन में। ठीक है, तो ये एक नया पार्ट था स्टूडेंट्स, ये अच्छे से हाईलाइट करके रखना, याद रखना। ये अगर कोई इस तरह का पॉइंट में पार्ट आता है, यानी अगर जैसे अभी 2.75 नंबर का ऑब्जर्वेशन था, उसमें से इंटीजर पार्ट अलग करना, फ्रैक्शनल पार्ट अलग करना। फ्रैक्शनल पार्ट जो है 0.75 उसको आप मल्टीप्लाई करेंगे, सेकंड ऑब्जर्वेशन था ना, तो सेकंड के आगे का, मतलब थर्ड माइनस सेकंड। ठीक है, ओके, डेटा में चेक कर लेते हैं। सेकंड ऑब्जर्वेशन क्या है 38 और थर्ड ऑब्जर्वेशन 51। ठीक है, सेकंड ऑब्जर्वेशन है 38 और थर्ड ऑब्जर्वेशन है 51, तो ये नंबर लिख दिए मैंने। सेकंड ऑब्जर्वेशन की जगह 38, थर्ड ऑब्जर्वेशन की जगह 51। सिंप्लीफाई करना है, नॉर्मल तरीका स्टूडेंट्स, कैलकुलेशन का पार्ट नॉर्मल है। 51 माइनस 8 38, या जाएगा वहां पर 13। 13 को 0.75 से मल्टीप्लाई कर लिया
और वो नंबर 38 में ऐड कर दिया तो यहां पे ये डेटा आ गया, Q1 की वैल्यू आ गई 47.75। Q1 की वैल्यू तैयार हो गई। ये पार्ट हमारा जो पहला एग्जांपल था, आप अगर उससे कंपेयर करोगे तो टफ नहीं था स्टूडेंट्स, मैंने कुछ बहुत डिफिकल्ट कैलकुलेशन नहीं करवाया हुआ, सिर्फ इतना याद रखना, हम कोशिश क्या कर रहे हैं कि अगर पॉइंट में नंबर आ जाता है तो क्या करना वो भी आपको मालूम होना चाहिए, इसके लिए मैंने ये एग्जांपल करवाया। ठीक है, अभी इसके और 2 पार्ट बाकी हैं, एक एक करके करते हैं। Q2 फॉर्मूला, Q2 का फॉर्मूला है 2 टाइम्स n+1/4 नंबर का ऑब्जर्वेशन। n की वैल्यू 10, 10+1 11, 11 इंटू 2 कर लिया मैंने, 11 इंटू 2 वहां पे आएगा 22, 22/4 5.5। ठीक है, 5.5 नंबर का ऑब्जर्वेशन आ गया। 5.5 भी पूरा नंबर नहीं है। ठीक है, हाँ यहां पर एक और गलती जो स्टूडेंट्स करते हैं वो भी बता दूं, बहुत सारे स्टूडेंट्स इसको डायरेक्ट राउंड अप कर देते हैं, सर 5.5 को 6 ले लो ना, क्यों यहाँ पे इतना दिमाग मारी करना, वहां पर नहीं, ऐसा नहीं चलता, आप ऐसा नहीं कर सकते। 5.5 या इवन 2. जो पहला आंसर था हमारा, उसमें भी बहुत सारे स्टूडेंट्स 2.75 मतलब डायरेक्ट 3 कर देते हैं, तो ऐसा नहीं कर सकते हैं, आपको उसको वहां पर इसी तरह से सॉल्व करना है। ठीक है, 5.5 में पूरा नंबर 5, फ्रैक्शनल पार्ट 0.5, और 0.5 किसको मल्टीप्लाई करेगा, 5th के आगे का ऑब्जर्वेशन 6th माइनस 5th, 6 नंबर का ऑब्जर्वेशन माइनस 5 नंबर का ऑब्जर्वेशन लिया, उसको 0.5 से मल्टीप्लाई करेंगे और वो हमने ऐड करना है 5th ऑब्जर्वेशन में। ठीक है, डेटा देखा, 5th ऑब्जर्वेशन 64, 6th ऑब्जर्वेशन 68, तो फिर सॉल्व कर लिया, 64 प्लस 0.5 टाइम्स 68 माइनस 64, 68 माइनस 64 4, 4 इंटू 0.5 2 ऐड कर दिया 66, तो Q2 की वैल्यू आ गई 66। यहां पे मुझे Q2 तैयार करना था, Q2 की वैल्यू आ गई 66। इसी तरह से इसी क्वेश्चन में मुझे Q3 भी तैयार करना है, वो भी मैं करवा रहा हूं, अभी एक और पार्ट बाकी है हमारा Q3। ठीक है, Q3 में क्या करना है, फॉर्मूला 3 टाइम्स n+1/4 नंबर का ऑब्जर्वेशन। ओके, अब इसमें n की वैल्यू 10, 10+1 11, 11 इंटू 3 33, 33/4 यानी 8.25 नंबर का ऑब्जर्वेशन। इसे भी सेम मेथड, पहले 8th ऑब्जर्वेशन अलग करो, 0.25 देखो पूरा नंबर अलग किया, 0.25 अलग कर लिया, 0.25 किसे मल्टीप्लाई करेंगे, 9th ऑब्जर्वेशन माइनस 8 के आगे का नंबर ना, तो आएगा 9th ऑब्जर्वेशन माइनस 8th ऑब्जर्वेशन को। ठीक है, डेटा देखा, 9th ऑब्जर्वेशन क्या है, 8th ऑब्जर्वेशन क्या है, 8th ऑब्जर्वेशन वहां पे 72 है, 9th ऑब्जर्वेशन 79, तो 79 माइनस 72 7, 7 इंटू 0.25 1.75 ऐड कर लिया, तो फाइनल आंसर आ गया हमारा Q3 आता है 73.75। Q3 की वैल्यू आई 73.75। तो ये पहली मेथड हुई या पहला फॉर्मूला हुआ स्टूडेंट्स, अगर आपको इंडिविजुअल ऑब्जर्वेशंस दिए गए तो उस सिचुएशन में अपने क्वार्टाइल्स कैसे फाइंड करने हैं, वो पार्ट मैंने करवाया। ठीक है, अब नेक्स्ट सेकंड, अनग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। अगर एक अनग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन है, अनग्रुप का मतलब बिना क्लासेस वाला, जिसमें क्लासेस नहीं होते, इंडिविजुअल नंबर्स ही रहेंगे लेकिन साथ में फ्रीक्वेंसी होती है, ऐसा अगर डेटा दिया गया अनग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन है, तो उसके लिए वहां पर हमने किस तरह से क्वार्टाइल्स तैयार करना, ये पार्ट हमें यहां पे डिस्कस करना है। ठीक है, अरेंज गिवन डेटा इन असेंडिंग ऑर्डर, पहली स्टेप आती है नॉर्मल, असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करो, अरेंज कर लिया, उसके बाद क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसीज निकालो, क्योंकि फ्रीक्वेंसी है स्टूडेंट, तो फ्रीक्वेंसी है तो आपको उसकी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी बनानी पड़ेगी, CF बनाना पड़ेगा। ठीक है, CF बना लिया, फिर उसमें जो टोटल फ्रीक्वेंसी है मतलब समेशन F, उसे हम नाम देंगे N। N क्या रहेगा, टोटल ऑब्जर्वेशन मतलब फ्रीक्वेंसी की टोटल। ओके, बाद में वापस जैसे मीडियन में था वैसा ही यहां पे भी है, अलग से नया फॉर्मूला नहीं है, जो हमारा पहले पॉइंट में फॉर्मूले थे इंडिविजुअल ऑब्जर्वेशन के कैलकुलेशन में जो फॉर्मूले मैंने बताए वही फॉर्मूले यहां पे भी आपको अप्लाई करने हैं, कोई भी अलग पार्ट नहीं है स्टूडेंट्स। ठीक है, क्या करना है, आई नंबर का क्वार्टाइल यानी क्या आएगा, QI क्या आएगा, I इंटू ब्रैकेट n+1/4 नंबर का ऑब्जर्वेशन, I की वैल्यू 1 2 3 रहेगी, Q1 क्या आएगा, n+1/4 नंबर का ऑब्जर्वेशन डायरेक्टली, Q2 2 टाइम्स n+1/4 नंबर का ऑब्जर्वेशन, और Q3
3 टाइम्स n+1/4 नंबर का ऑब्जर्वेशन। ठीक है, Q1 Q2 Q3 इस तरह से आएंगे। अब कैलकुलेशन भी करवाते हैं, इस पे एक कैलकुलेशन भी करवाना है, देखते हैं। क्वेश्चन, अब आपको यहां पर मैंने Q1 और Q3 फाइंड करने के लिए दिया है, डेटा दिया है, एक अनग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन है, मतलब वेरिएबल की वैल्यूज हैं और फ्रीक्वेंसी है, एक्स भी है एफ भी है। ठीक है, और दो ही क्वार्टाइल पूछे, सब नहीं पूछे, दो ही पूछे, Q1 और Q3। ठीक है, सबसे पहले चेक करना जरूरी है और वो आपका ध्यान होना चाहिए। कहां पे ध्यान होना चाहिए? चेक करो क्या ये एक्स की वैल्यूज इंक्रीजिंग ऑर्डर में दी गई हैं? नहीं दी हुई है, तो पहले वो बनानी पड़ेंगी। ये हमारी पहली स्टेप है। पहले चेक करो क्या एक्स की वैल्यूज इंक्रीजिंग असेंडिंग ऑर्डर में है, नहीं होंगी तो लिखना पड़ेगा, अभी नहीं है तो हमें वो अरेंज करना पड़ेगा। 2 3 4 5 6 7 8 बराबर है, हमने पहले असेंडिंग ऑर्डर में उनको अरेंज कर लिया। उनकी रिस्पेक्टिव फ्रीक्वेंसी बराबर लिखनी है स्टूडेंट्स, ये भी याद रखना। उनकी जो फ्रीक्वेंसी है, जिसके सामने जो है वही लिखना। 2 के सामने 14, 3 के सामने 13, 4 के सामने 20, 5 की 19, 7 की 13, 6 की भी 13 ही है और 8 की 8 है, वो बराबर आपको लिखना है। फिर तैयार करना है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का पार्ट, सीएफ तैयार करना है। ओके, अब इसमें सीएफ क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, पहली फ्रीक्वेंसी 14 एज इट इज, फिर 14 में 13 ऐड करेंगे 27, फिर 27 में 20 ऐड किया 47, 47 में 19 ऐड कर लिए 66, 66 में 13 ऐड किया 79, 79 में 13 ऐड कर लिया 92, 92 में 8 ऐड कर लिया 100। तो यहां पर मेरी सीएफ कंप्लीट हो गई, सीएफ का जो पार्ट था वो तैयार हो गया। ठीक है, सीएफ पहले बनाना था, हो गया। अब जो टोटल फ्रीक्वेंसी है वो होता है मेरा एन, एन आएगा समेशन एफ, यानी एन की वैल्यू आएगी 100। यहां पे एन की वैल्यू है 100। ठीक है, एन की वैल्यू आ गई है। अब इस एन की वैल्यू से मुझे क्या क्या फाइंड करना है इस क्वेश्चन में? Q1 और Q3 था ना, हाँ Q1 और Q3 फाइंड करना है। ठीक है, पहले Q1, एन 100 आ चुका है। ओके, अब मुझे Q1 तैयार करना है, तो Q1 के लिए वहां पर क्या पार्ट रहेगा? फॉर्मूला n+1/4 नंबर का ऑब्जर्वेशन। ओके, n की वैल्यू 100, 100 + 1 101, 101/4 25.25 नंबर का ऑब्जर्वेशन। 25.25 पूरा नंबर आएगा क्या? नहीं, पॉइंट में है, तो उसमें से इंटीजर पार्ट 25 वो अलग कर लिया, उसका जो इंटीजर पार्ट है वो अलग कर लिया, फ्रैक्शनल पार्ट 0.25, 25 के अगला नंबर 26 ऑब्जर्वेशन, तो 26 माइनस 25 ऑब्जर्वेशन करेंगे। ओके, अब डेटा देखा, यहां पे ये पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान देना। मैं थोड़ा सा पीछे, मतलब वो डेटा की तरफ जा रहा हूं वापस। मुझे अब यहां पर आइडेंटिफाई करना है 25 और 26 नंबर का ऑब्जर्वेशन। तो मैं चेक कैसे करूंगा, हाउ टू आइडेंटिफाई? तो उसके लिए तरीका, मेथड। 25 ये नंबर क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में कौन से दो नंबर के बीच में आता है? 25 ये नंबर क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में इन दोनों के बीच में आता है। 25 आता है 14 और 27 के बीच में। उनमें बड़ा नंबर कौन सा है? 27। 27 के सामने का ऑब्जर्वेशन कौन सा है? 3। ऑब्जर्वेशन ना, फ्रीक्वेंसी नहीं, ऑब्जर्वेशन, यानी 25th ऑब्जर्वेशन क्या गया? 3। 26 वो भी उसी रेंज में आता है, 26 भी 14 और 27 के बीच में आएगा, तो 27 के सामने का ऑब्जर्वेशन क्या है? 3, यानी 25th नंबर का ऑब्जर्वेशन और 26 नंबर का ऑब्जर्वेशन यहां पे आने वाला है 3। ठीक है, मैं रिपीट कर दूं, वैसे स्टूडेंट्स ये वीडियो पॉज करके या वापस पीछे जाके देख भी सकते हैं, लेकिन क्विकली मैं रिपीट कर रहा हूं। देखो, अगर आपको कोई भी नंबर का ऑब्जर्वेशन फाइंड करना है तो वो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में वो नंबर कौन से दो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसीज के बीच में आता है वो आइडेंटिफाई करो। अभी की केस में 14 और 27 के बीच में 25 आ रहा था, 25 नंबर का ऑब्जर्वेशन पूछा था, तो इसमें से जो बड़ा नंबर है 27, उसके सामने का ऑब्जर्वेशन, यानी 25 नंबर का ऑब्जर्वेशन आएगा 3। उसी तरह से 26 भी इसी रेंज में है, 14 और 27 के बीच में ही है, तो उसमें भी 27 के सामने का ऑब्जर्वेशन 3 है,
यानी वहां पर 25th ऑब्जर्वेशन भी 3 है, 26th ऑब्जर्वेशन भी 3 है। ओके, अब ये यहां पे लिख लेते हैं। देखो 26th ऑब्जर्वेशन 3 है, 25th भी 3 है, वो लिख दिया। 3 - 3 0, 0 × 0.25 0 हो जाएगा, यानी Q1 आ गया, Q1 की वैल्यू आ गई 3। मुझे जो Q1 तैयार करना था, Q1 की वैल्यू मुझे मिल गई, Q1 की वैल्यू आती है 3। ठीक है, ओके नेक्स्ट। इसमें और Q3 भी है कैलकुलेशन में, Q3 भी कैलकुलेट करना है। तो Q3 का फॉर्मूला लिखा। Q3 का फॉर्मूला 3 × n+1/4 नंबर का ऑब्जर्वेशन, इनकी वैल्यू 100, 100 + 1 101, 101 × 3 303, 303/4 75.75 नंबर का ऑब्जर्वेशन। पूरा नंबर नहीं है, फ्रैक्शनल पार्ट अलग करना पड़ेगा, इंटीजर पार्ट 75, उतने नंबर का ऑब्जर्वेशन, 0.75 अलग, 76 ऑब्जर्वेशन माइनस 75th ऑब्जर्वेशन मल्टीप्लाई करना है 0.75 को। फिर से मुझे 75 और 76 नंबर का ऑब्जर्वेशन ढूंढना है, वापस डेटा में जाना पड़ेगा। डेटा में गए हम, फिर से मैं थोड़ा पीछे जा रहा हूं वापस, ये डेटा में गए हम। डेटा में जाने के बाद वहां पर अब मुझे ढूंढना है 75 और 76 नंबर का ऑब्जर्वेशन। ठीक है, 75 कौन से दो नंबर के बीच में आ रहा है? तो 75 आ रहा है यहां पर 66 और 79 के बीच में। बड़ा नंबर इसमें से 79, उसके सामने का ऑब्जर्वेशन 6, यानी 75 नंबर का ऑब्जर्वेशन 6 है। बिल्कुल इसी तरह से 76 भी इसी रेंज में आएगा, तो 76 नंबर का भी ऑब्जर्वेशन क्या आएगा? 6। ओके, तो हमने 75 और 76 नंबर के ऑब्जर्वेशन क्या आएंगे वो समझ लिए, दोनों की वैल्यू रख दी। 76 ऑब्जर्वेशन की जगह 6, 75 ऑब्जर्वेशन की जगह भी 6, तो ये 6 - 6 0 हो जाएगा, 0 × 0.75 0, यानी फाइनल आंसर आ गया Q3 का 6। Q3 लास्ट आंसर आता है 6। तो यहां पर दो क्वार्टाइल्स मुझे फाइंड करने थे स्टूडेंट्स। ये हमने क्वार्टाइल के लिए सेकंड पार्ट अभी स्टडी किया। क्वार्टाइल का मैंने सेकंड पार्ट बताया। सेकंड पार्ट मतलब वहां पे पहला पार्ट था इंडिविजुअल ऑब्जर्वेशंस का कैलकुलेशन, दूसरा था अनग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन का कैलकुलेशन। ठीक है, अब नेक्स्ट तीसरा पार्ट आता है ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन का कैलकुलेशन। यानी अगर मुझे क्वार्टाइल्स फाइंड करने हैं फॉर ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, तो मैंने कैसे सॉल्व करना है? ठीक है, क्वार्टाइल्स के लिए यहां पर जो तरीका रहेगा वो पहले दिए हुए डेटा को असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करो, मतलब जो क्लासेस होंगे, ग्रुप्स हैं, उनको हमने असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर लिया। ठीक है, उसके बाद उसकी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी बनाओ। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी बना ली। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी बनाने के बाद आइडेंटिफाई करो कि आपको कौन से नंबर का क्वार्टाइल तैयार करना है, कितने नंबर का क्वार्टाइल तैयार करना है। अगर मुझे Q1 तैयार करना है तो मैंने I की वैल्यू 1 लेनी है, Q2 तैयार करना होगा तो 2 लेनी है, Q3 के लिए 3 लेनी है, और ये मुझे वहां पर तैयार करना है I × n/4, जिसमें n का मतलब है, कैपिटल N का मतलब है फ्रीक्वेंसी की टोटल। ठीक है, जितने नंबर का आपको क्वार्टाइल तैयार करना है उसके हिसाब से आप I × n/4 तैयार करो। आइडेंटिफाई करो कि ये जो I × n/4 है ये क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में कौन से दो नंबर के बीच में आता है। ये क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में कौन से दो वैल्यूज के बीच में आता है वो आइडेंटिफाई करो। उसमें से जो बड़ा नंबर होगा उसके सामने का क्लास, उसे नाम देंगे QI क्लास। रिपीट कर रहा हूं, मैंने I × n/4 बनाने के बाद वो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसीज में वो नंबर कौन से दो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसीज के बीच में आता है वो आइडेंटिफाई करना है। उसमें से जो बड़ा नंबर होगा, जो हायर नंबर होगा, उसके सामने का क्लास, उसके सामने का जो भी क्लास होगा उसे नाम देंगे QI क्लास। अगर मैं Q1 कर रहा हूं तो वो Q1 क्लास कहा जाएगा, अगर हम Q2 कैलकुलेट कर रहे हैं तो Q2 क्लास कहा जाएगा, Q3 कैलकुलेट कर रहे होंगे तो Q3 क्लास कहा जाएगा। तो वो आइडेंटिफाई करेंगे, QI क्लास उस तरह से आइडेंटिफाई होगा। ठीक है, QI क्लास आइडेंटिफाई होने के बाद इंपॉर्टेंट पार्ट, QI क्लास मेरा आइडेंटिफाई हो गया। अब इसके लिए मुझे 4 कैलकुलेशन लगने वाले हैं, नंबर लगने वाले हैं, L, F, CF और H, वो बनाएंगे। L लोअर क्लास बाउंड्री ऑफ QI क्लास, मतलब QI क्लास का लोअर क्लास लिमिट और QI क्लास के पहले वाले क्लास का अपर क्लास लिमिट, उनका एवरेज। ठीक है, F
फ्रीक्वेंसी ऑफ क्यू आई क्लास की खुद की फ्रीक्वेंसी, CF क्यू आई क्लास के पहले वाले क्लास की, क्यू आई क्लास के जस्ट ऊपर वाले क्लास की क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, H क्यू आई क्लास की विड्थ। एक बार ये सब तैयार हो जाए कि फिर हम अप्लाई करेंगे फॉर्मूला, जो हमारा मीडियन का फॉर्मूला था ना उसी तरह का फॉर्मूला है। क्यू आई का फॉर्मूला क्या आएगा, L प्लस H अपॉन F ब्रैकेट में I टाइम्स N अपॉन 4 माइनस CF। मीडियन का जो फॉर्मूला था वही टाइप L प्लस H अपॉन F ब्रैकेट में I टाइम्स N बाय 4। ये I के ऊपर डिपेंड करता है, अगर Q1 है तो I की वैल्यू 1 आएगी, Q2 है तो I की वैल्यू 2 आएगी, Q3 है तो I की वैल्यू 3 आएगी। ठीक है, तो इस तरह से आपको वो नंबर तैयार करना पड़ेगा और फिर आप सॉल्व करोगे तो आपको I नंबर का क्वार्टाइल मिल जाएगा, Q1 Q2 Q3 जो भी है वो। ठीक है, अब आपको इसके लिए भी एक कैलकुलेशन करके बताते हैं स्टूडेंट्स। इसके लिए मैंने एक क्वेश्चन अभी कंप्लीट कर लेना है। आज का जो मेरा लेक्चर है इसमें हम ये कैलकुलेशन का पार्ट पूरा कर लेंगे। ये मेरा अभी एक क्वेश्चन जो सॉल्व करवाना वो हो गया कि फिर हम आपको एक्सरसाइज करवाएंगे जो मेरे इस लेक्चर में नहीं मिलेगी आपको, हमारे नेक्स्ट लेक्चर में हम शुरू करेंगे। ये जस्ट एक क्वेश्चन जो है ये अभी कंप्लीट कर लेते हैं। ये हमारा क्वार्टाइल्स का तीसरे टाइप का कैलकुलेशन चल रहा है जिसमें क्लासेस दिए जाएंगे ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के लिए। क्वेश्चन है इवेल्युएट Q1 एंड Q3, दो ही कैलकुलेशंस करने हैं, Q1 और Q3, और आपको डेटा दिया हुआ है एज इन ईयर्स का, क्लासेस दिए हैं, नंबर ऑफ पर्सन, फ्रीक्वेंसी है। सबसे पहले चेक कर लिया क्या क्लासेस असेंडिंग ऑर्डर में हैं, ऑलरेडी हैं, गुड। फ्रीक्वेंसी क्या है वो लिख दी है वहां पर, उससे हमने पहले तैयार कर लिया CF क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का पार्ट। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी तैयार करते ही मुझे टोटल फ्रीक्वेंसी मिल गई, टोटल फ्रीक्वेंसी है 71, यानी कैपिटल N की वैल्यू 71 है। ठीक है, अब मुझे दो कैलकुलेशन करने हैं यहां पर, Q1 और Q3। ठीक है, तो Q1 क्या आएगा, Q1 का मतलब आएगा यहां पर 1 टाइम्स N बाय 4। देखो Q1 का अगर कैलकुलेशन करना है तो आपको लेना है 1 टाइम्स N बाय 4, यानी डायरेक्ट 71 बाय 4, 17.75 आता है। फिर वो आइडेंटिफाई करेंगे कि ये नंबर कहां पे आता है, 17.75 ये CF में कहां पे आता है, ये नंबर 10 और 22 के बीच में आता है। उसमें से हायर नंबर 22, उसके सामने का क्लास ये कहा जाएगा हमारा यहां पर Q1 क्लास। Q1 क्लास कौन सा आया, 22, 30। एक बार ये क्लास से डिसाइड हो जाए कि फिर मुझे बाकी के सब कैलकुलेशंस इजीली करते आते हैं। Q1 क्लास हो गया डिसाइड, तो फिर L क्या आएगा, तो L आ गया 20 और ये 20 इनका एवरेज, L कैपिटल L की वैल्यू, F की वैल्यू 12, CF की वैल्यू 10, H की वैल्यू 10 और 20 के बीच का डिफरेंस, H आ गया 10। तो ये सब वैल्यूज मैंने बना ली। ये सब बनाते ही हम वो फॉर्मूला अप्लाई करेंगे और फिर बस कैलकुलेशन करना है, उसके बाद का जो पार्ट होता है वो नॉर्मल है। तो हमने ये सब बना लिया। ठीक है, Q1 फॉर्मूला लिखा, L प्लस H अपॉन F टाइम्स 1 टाइम्स N बाय 4 माइनस CF। 1 टाइम्स N बाय 4 17.75 था, CF 10 है, H की वैल्यू भी 10 है और F की वैल्यू थी 12। वैल्यूज रख दी, सिंप्लीफिकेशन है। इसके बाद न्यूमेरिकल पार्ट है स्टूडेंट्स, इसके बाद मुझे वहां पर कुछ ज्यादा स्पेशल नहीं बताना है। 17.75 जो है उसमें से हमने 10 माइनस कर लिया, 7.75, और ये 5 से मल्टीप्लाई करके 38.75 डिवाइडेड बाय 6 कर लिया, तो ये नंबर आता है 6.4583। ठीक है, हाँ यहां पर शायद कुछ स्टूडेंट्स का थोड़ा सा वहां पे पार्ट ऐसा रहेगा, सर ये डेसिमल पॉइंट के बाद 4 डिजिट तक लिखना नेसेसरी है क्या? स्टूडेंट्स मेरी रिक्वेस्ट है कि लिखना, मेरी रिक्वेस्ट है, कैलकुलेशन प्रॉपरली करना है, हमें एक्यूरेट करना है, इसलिए लिखना। ठीक है, वैसे 2 डिजिट तक भी अलाउ करते हैं, लेकिन मैं हमेशा 2 की जगह 4 डिजिट प्रेफर करता हूं ताकि बाद में हम उसको राउंड अप कर सकते हैं। अगर मुझे इसे राउंड अप करना है 26.4583 तो मैं 26.46 लिख सकता हूं, वो चलेगा, लेकिन एक्यूरेट होना चाहिए आंसर, ये मेरा एम होता है। इसलिए मैं कहूंगा कि कम से कम डेसिमल पॉइंट के बाद 4 डिजिट तक आपका आंसर होना चाहिए। हाँ पूरा डिवीजन हो रहा है तो बात अलग है, अदरवाइज वहां पे अपने एक्यूरेसी मेंटेन करनी है। ठीक है, तो आंसर आ गया इसका, Q1 का आंसर था ये 26.4583 ईयर्स। ठीक है, बिल्कुल इसी तरह से Q3 भी कैलकुलेट करना है स्टूडेंट्स, Q3 भी बना देते हैं। Q3 के लिए क्या करना पड़ेगा, 3 टाइम्स N बाय 4, 3 टाइम्स 71 बाय 4, 71 बाय 4 था 17 पॉइंट्स, वहां पे 17.25, तो उसको हमने
3 से मल्टीप्लाई कर लिया, ठीक है, 17.75 था, सॉरी 17.75 इंटू 3 तो 53.25 आ गया। फिर आइडेंटिफाई कर लिया, वापस जरा पीछे जा रहा हूं मैं, 53.25 मुझे ढूंढना है। 53.25 कहां पे आएगा? 53.25 इन दोनों के बीच में आएगा, उसमें से बड़ा नंबर 54, उसके सामने का क्लास 40 to 50, ये मेरा आएगा Q3 क्लास, ठीक है। तो उसके लिए हमने फिर बाकी की सब वैल्यूज बना ली। Q3 क्लास, एक बार वो क्लास आइडेंटिफाई हो गया कि L, F, CF, H बनाना इजी है, लिख दिया, फॉर्मूला लिखा, Q3 का फॉर्मूला L प्लस H अपॉन F। हाँ, यहां पर एक छोटा सा माइनर करेक्शन है स्टूडेंट्स, वो करेक्शन कर लो। यहां पे ये 1 नहीं होना चाहिए था, ये होना चाहिए था 3, गलती से मैंने 1 टाइप कर लिया, वहां पर 3 होना चाहिए था, 3n/4 लगेगा, ठीक है। कैलकुलेशन में कोई मिस्टेक नहीं है। यहां पर हमने 3n/4 की वैल्यू लिखी, 3n/4 है 53.25, CF की वैल्यू 40, F की वैल्यू 14, H 10 और L की वैल्यू 40, ठीक है। बाकी कैलकुलेशन 53.25 माइनस 40 13.25 और 5/7 कर लिया 10/14 को, थोड़ा सिंप्लीफाई कर लिया तो आंसर आता है इसका 49.4643 ईयर्स। इसका आंसर आता है 49.4643 ईयर्स। ये मेरा Q3 था, ठीक है। यहां पर मैंने आप लोगों के लिए तीनों टाइप के डेटा का कैलकुलेशन बता दिया। अब थोड़ा सा एक पार्ट जो मुझे लगता है कि आपको बताना चाहिए, कैलकुलेशन में लगेगा वो, तो एक्सरसाइज तो शुरू करनी है लेकिन आज नहीं कर रहा हूं मैं, एक्सरसाइज हम हमारे नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। 2 पॉइंट आपको याद रखने के लिए दिए हुए हैं यहां पर। पहला, पार्टीशन वैल्यूज जब आप करते हो सॉल्व, मतलब कुछ भी, भले ही मैं आज अभी क्वार्टाइल्स की बात कर रहा हूं, आगे चल के हम डेसिमल और परसेंटाइल भी बताएंगे। किसी भी टाइप के पार्टीशन वैल्यूज में अगर क्लासेस कंटिन्यूअस नहीं होंगे, डिसकंटिन्यूअस होंगे, तो उनको कंटिन्यूअस करना जरूरी नहीं है, कंटिन्यूअस करने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्ट भी सॉल्व कर सकते हो। सेकंड, यहां पर अगर आपको कहीं पे ऐसा दिया गया, ध्यान देना, अगर आपको जानबूझ के ऐसा क्वेश्चन में दिया कि सेंट्रल 50% वाले लिमिट्स बनाओ, क्या दिया जाएगा? फाइंड वैल्यूज विच इंक्लूड सेंट्रल 50% ऑफ द डेटा, बीच वाले 50%। तो देखो, अगर मैंने पूरे डेटा के यहां पर 4 पार्ट करने हैं, ठीक है, यहां पे ये 25% है, यहां पे 50% है और यहां पे 75% है, तो मिडल 50% कौन सा आएगा? मिडल 50% आएंगे ये दोनों, Q1 और Q3। तो उस सिचुएशन में आपको Q1 और Q3 फाइंड करना है, याद रखना, ठीक है। तो ये आपको यहां पे याद रखना है अच्छे से। यहां तक का पार्ट स्टूडेंट्स कंप्लीट करना। आप लोगों के लिए मैंने कोई होमवर्क नहीं दिया हुआ है, आपको जस्ट ये सब प्रॉपरली सॉल्व करके कंप्लीट करके रखना है। कोई भी डाउट रहे आप मुझे कॉल करके पूछ सकते हो, क्लियर करते जाओ अपने डिफिकल्टीज, अपने डाउट्स क्लियर करके बहुत अच्छे से समझ के रेडी करके रखना है। हम नेक्स्ट लेक्चर में इसके ऊपर जो एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज 1.1 वो करवाएंगे वहां पर, ठीक है। तो यहां तक का पार्ट आप लोगों के लिए कंप्लीट करना है। ओके, तो टिल देन गुड बाय, नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे।